हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखेंगे आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर एल्कोहल और फिनॉल का परिचय, इसके बाद एल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन, देन एल्कोहल की फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके बाद फिनॉल की फॉर्मेशन, एल्कोहलों की और फिनॉलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, देन हमारा स्टार्ट होगा ईथर, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारा का सारा मैटर हम लोग एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब पर। तो देखते रहिए और जुड़ते रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक एल्कोहल और फिनॉल के बारे में। तो एल्कोहल के बारे में बेटा आप सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मली एल्कोहल का यूज बहुत होता है। तो आइए आज उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं एल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल क्या है। एल्कोहल का मतलब है हम कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें। क्या ले लें हम? कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें। अगर उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को लिया RH, मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया RH, इससे अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, किसके द्वारा रिप्लेस कर दूं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दूं, तो होगा क्या? OH ग्रुप जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बनेगा ROH। क्या बनेगा? ROH। ROH जो बना इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल करके आती है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। डेफिनेशन बन रही है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो लिखा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह से होने पर बना यौगिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया मेथेन CH4, उससे एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं OH समूह के द्वारा, तो बनेगा CH3OH जो एक एल्कोहल है। इसमें खास बात आप देखेंगे, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा कितना? sp3। संकरण कितना होगा? sp3। इसके अलावा भी आप इसकी डेफिनेशन से बना सकते हैं। जैसे ईथर होता है हमारा ROR, ईथर से अगर एक एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करें OH ग्रुप के द्वारा, तो भैया क्या बन जाएगा? बनेगा ROH, जिसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो यहां से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि ईथरों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहलाते हैं क्या? एल्कोहल। ये आप चाहें तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि हमने जैसे ले लिया जल को HOH, जल से क्या करें हम लोग? जल के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस कर दें? एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो बन जाएगा ROH जो एल्कोहल है। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी कि जल का एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। तो हम लोग कहीं से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में हमको जो डेफिनेशन देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 कहलाता है। अब बात करें इसके सामान्य सूत्र की, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो हम लोग आइए देखते हैं जरा इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। सामान्य सूत्र कैसे निकालें हम लोग इसका, तो देखेंगे सामान्य सूत्र के लिए हमने क्या किया? मैंने ले लिया कोई एक कार्बनिक यौगिक एल्कोहल, मैंने ले लिया C2H5OH। यहां से हम इसका सामान्य सूत्र निकाल रहे हैं। तो कार्बन देखिए कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। मैंने मान लिया कार्बन की संख्या है N,
मैंने क्या मान लिया, कार्बन की संख्या है n और n की वैल्यू कितनी है यहाँ 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यानी हाइड्रोजन n से डबल करने के बाद आप 2 ऐड कर दें। अगर कार्बन की संख्या 2 थी तो हाइड्रोजन 2 का पहले डबल किया 4 और 2 से ऐड किया हो गया 6 और बचा O। तो इसका जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+2O, या इसी को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं CnH2n+1OH। तो इसके दो सामान्य सूत्र, दो जनरल फार्मूले बनते हैं CnH2n+2O या CnH2n+1OH। तो हम लोग इसकी पूरी डेफिनेशन क्या देखेंगे, फुल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इसकी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल को ROH से व्यक्त करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O या CnH2n+1OH होता है। इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 होता है। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन बन गई एल्कोहल की। इसी प्रकार अगर हमें फिनॉल की डेफिनेशन देखनी हो तो सेम डेफिनेशन आती है किसकी, फिनॉल की। आइए देखते हैं फिनॉल की डेफिनेशन। हम लोग अगर फिनॉल की डेफिनेशन देखें तो जहां हमने अभी लिया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वहां पर क्या ले लें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर आप लेंगे, जैसे मैंने ले लिया एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मैंने क्या ले लिया, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लिया और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं OH ग्रुप के द्वारा। मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं OH ग्रुप के द्वारा, जिससे बनेगा क्या, AROH, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। जैसे मैं सपोज दैट ले लूं, मैंने एक बेंजीन की रिंग ले ली। इस बेंजीन की रिंग में आप देखते हैं प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु ऐड होता है, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु ऐड होगा। और हम क्या करें, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, किसी भी एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, तो जो कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, वो कंपाउंड क्या होगा, फिनॉल। इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण कितना होगा, sp2। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। इसे AROH से व्यक्त करते हैं और इनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, देखें, हम लोग पहुंचते हैं, अब एक नोट है, क्या कह रहा है कि एल्कोहल में OH समूह, जो हमारे एल्कोहल होते हैं उनमें OH समूह हमारा एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। हम लोगों ने अभी देखा, हमने क्या देखा कि जो एल्कोहल थे उसमें जो OH ग्रुप ऐड था वो एल्किल ग्रुप के कार्बन से ऐड था, यानी एलिफेटिक कार्बन से, और फिनॉल में जो OH समूह ऐड था वो एरोमेटिक वलय के एक कार्बन से ऐड था। एल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित होता है, इसलिए इनके अधिकांश लक्षण समान होते हैं, परंतु फिनॉल में अनुनाद के कारण अम्लीय गुण पाया जाता है। जो फिनॉल होता है उसमें अम्लीय गुण ज्यादा होता है एल्कोहल की अपेक्षा। उसका रीजन क्या है, फिनॉल में होता है अनुनाद और एल्कोहल में अनुनाद नहीं होता। इसके बाद हम लोग बात करें भैया वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण एल्कोहल और फिनॉल की अगर बात करते हैं तो जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था पीछे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, सेम वही क्लासिफिकेशन इसका भी है। एल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला आधार माना गया
OH समूह की संख्या के आधार पर और दूसरा आधार माना गया संकरण के आधार पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेस पर किया गया। पहला बेस था हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या और दूसरा बेस था संकरण। तो दो आधार पर हम लोग कैसे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, आइए देखते हैं आगे इनका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करें OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को बांटा जा सकता है तीन भागों में। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो अब बात करें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, हम लोग चर्चा करें सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, या मोनोहाइड्रिक आप फिनॉल की भी बात कर सकते हो, तो हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब हो गया एक, मोनो का मतलब क्या हो गया एक, यानी ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल और केवल एक OH समूह उपस्थित होगा उनको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। जैसे अगर मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया हमारा CH3OH, या हो गया CH3CH2OH, या हो गया CH3CH2CH2OH। इन सब में OH समूह कितने हैं? एक हैं, इसलिए ये क्या हो गए? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गए। ये क्या हो गए? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है, ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसके बाद भैया बात करें हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल की, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में। मोनोहाइड्रिक फिनॉल यानी ऐसे यौगिक या ऐसे फिनॉल जिनमें केवल एक OH समूह हो। जैसे आपका C6H5OH है, इसमें केवल और केवल एक OH समूह लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। यानी ऐसे यौगिक जिनमें एक OH समूह उपस्थित है वो मोनोहाइड्रिक कहलाएंगे। अगर एल्कोहल है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिनॉल है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। बात आई डाईहाइड्रिक एल्कोहल की, बात आई किसकी? डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात आई। जब डाईहाइड्रिक वर्ड आया तो डाई का मतलब क्या हो गया भैया? दो। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। यानी कि अगर एल्कोहल में दो OH समूह आ रहे हों, जैसे मैं कह सकता हूं CH2OH, इसमें दो OH समूह उपस्थित हैं, तो ये क्या हो गया भैया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ये क्या हुआ? डाईहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। सेम इसी प्रकार डाईहाइड्रिक फिनॉल की अगर बात की जाए तो अगर हम लोग बेंजीन की रिंग में दो OH समूह लगा दें तो उसको डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। अगर इस रिंग में दो OH समूह लगे होंगे तो इसको क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। अगर दो से ज्यादा कर देंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। सेम इसी प्रकार पॉलीहाइड्रिक फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, दोनों की कंडीशन क्या है? जब दो या दो से अधिक OH समूह यौगिक में उपस्थित होंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक यौगिक कहेंगे। अगर एल्कोहल है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, फिनॉल है तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार हमारा था संकरण के आधार पर। दूसरा आधार क्या था? संकरण के आधार पर। तो संकरण में हम लोग दो बेस लेते हैं। संकरण में भी दो पार्ट हैं। पहला, ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण हो कितना? sp3। और दूसरा, ऐसे यौगिक जिनमें एल्कोहल समूह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का संकरण हो sp2। तो हम लोग संकरण के आधार पर कह रहे हैं कि जो एल्कोहल हैं, एल्कोहलों के समूह में OH समूह एल्किल समूहों के संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एल्कोहलों के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में बांटा जा सकता है। इसके दो पार्ट हैं हमारे। पहला मैंने आपको बताया, ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण हो sp3,
उसका संकरण क्या हो, sp3। और दूसरा मैंने आपको बताया ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण हो sp2। तो हम लोग आइए पूरा इसका एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताई दे रहा हूं। संकरण के आधार पर हम लोग दो पार्ट ले रहे हैं। पहला पार्ट लेते हैं ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण कितना है, sp3 है। यानी sp3 संकरित कार्बन OH बंध युक्त यौगिक, और दूसरे में मैं कह रहा हूं sp2 संकरित कार्बन OH बंध युक्त यौगिक। इसको बांट दिया गया 3 पार्ट में और इसको बांट दिया गया 2 पार्ट में। sp3 में 3 आया तो 3 पार्ट हैं, sp2 में 2 आया तो 2 पार्ट हैं। याद रखने के लिए दिमाग में बना के रखिएगा। देखिए बेटा हुआ क्या, जो sp3 संकरित कार्बन OH बंध युक्त यौगिक हैं इसके 3 पार्ट हैं। पहला है आपका एल्किल एल्कोहल, पहला कौन सा है, एल्किल एल्कोहल। दूसरा है आपका बेंजिलिक एल्कोहल, दूसरा कौन सा है, बेंजिलिक एल्कोहल। और तीसरा है आपका एलिलिक एल्कोहल, तीसरा कौन सा है, एलिलिक एल्कोहल। ऐसे इसमें आपका एक आ जाएगा एरिल एल्कोहल जिसको हम लोग फिनॉल भी कहते हैं, और दूसरा आ जाएगा वाइनिलिक या जिसको विनाइलिक भी कहते हैं, वाइनिलिक या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक या वाइनिलिक। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया हमारा। ये सेम इसका क्लासिफिकेशन है जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन था। इनकी डेफिनेशन में भी कोई अंतर नहीं है, वही अंतर है जहां हेलोजन एटम था वहां अब क्या आ गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है। केवल इतना चेंजमेंट होगा, बाकी सारी की सारी डेफिनेशंस वही हैं। तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। अब हम लोग पहले बात कर लें इनके नामकरण की, बात करते हैं किसकी, नामकरण की बात करते हैं। तो एल्कोहलों के अगर नामकरण की बात की जाए, हम लोग अगर एल्कोहलों के नामकरण की बात करें तो आपको पता है एल्कोहलों का नामकरण, सामान्य नाम अगर आपको लिखना है तो बेटा इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है क्या, एल्किल एल्कोहल। वो क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। सामान्य नाम हमेशा एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं, और आयुपेशी नाम सदैव हम लोग एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं। सामान्य नाम किस रूप में लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं, और आयुपेशी नाम हम लोग लिखते हैं किस रूप में, हम लोग आयुपेशी नाम लिखते हैं एल्केनॉल के रूप में। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्या, नामकरण। और नामकरण में मैंने आपको बताया कि सामान्य नाम पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है किस रूप में, एल्कोहलों का नामकरण होता है एल्किल एल्कोहल के रूप में, और आयुपेशी पद्धति में होता है एल्केनॉल के रूप में। अगर एग्जाम्पल देखने हो हमें तो देखिए, जैसे मैं कहूँ CH3OH, एक कार्बन का एल्कोहल है, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। आयुपेशी नाम पे जाओगे, एक कार्बन का एल्केनॉल बनाओगे, एक कार्बन का एल्क बन गया आपका मेथ, तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। जैसे मैंने ले लिया CH3CH2OH, दो कार्बन का एल्कोहल है, सामान्य नाम में जाओगे, सामान्य नाम रखोगे इसका एथिल एल्कोहल। सामान्य नाम क्या रखोगे, एथिल एल्कोहल। और अगर आयुपेशी नाम पे आओगे तो भैया इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो इस तरह से आप एल्कोहलों का नामकरण कर सकते हैं, आयुपेशी पद्धति में भी और सामान्य नाम पद्धति में भी। सेम इसी प्रकार फिनॉलों का भी नामकरण होता है। फिनॉलों के नामकरण में हम लोग एक चीज क्या देखते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। सामान्य नाम पद्धति में 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, हम लोग याद कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन आर्थो है, कौन सी पोजीशन मेटा है और कौन सी पोजीशन पैरा है। तो हमें याद नहीं करना है,
क्योंकि याद करेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने एक रिंग बनाई और हम लोग पोजीशन को याद कर लेते हैं। हम लोगों ने जैसे यहाँ पर इस रिंग में मैंने OH ग्रुप यहाँ लगा दिया और मैंने पूछा कि भैया बताओ किस पोजीशन पर है, आर्थो पर है, मेटा पर है या पैरा पर है। तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत देखा अच्छा ये पोजीशन, तुरंत कहते हैं भैया ये तो आर्थो है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थो, मेटा और पैरा, आर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों की तीनों जो पॉइंट हैं हमारे, ये किसी के सापेक्ष डिसाइड होते हैं। ये पोजीशन ऐसे निर्धारित नहीं होंगी। जैसे आप कहीं अगर किसी के यहाँ जा रहे हो, अननोन प्लेस पे जा रहे हो, आप उससे कॉल करके पूछते हैं कि मैं किस जगह पर हूँ। आप जब उसे अपनी पोजीशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, तो आप उसको क्या बताते हैं, मैं फला दुकान के सामने खड़ा हूँ या मैं किसी बिल्डिंग के पास में खड़ा हूँ। तो आप उस बिल्डिंग या उस शॉप के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बता रहे हैं। तो ठीक यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो आपका एक मुख्य समूह लगा है, उस मुख्य समूह के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन निर्धारित होगी। इस समूह के अकॉर्डिंग अब ये पोजीशन और ये पोजीशन आर्थो होगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये पोजीशन पैरा होगी, और आर्थो के अगल बगल जो दो पोजीशन बची वो क्या होंगी, मेटा होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा, आर्थो, मेटा और जो पैरा पोजीशन होती हैं, ये पोजीशन कैसे डिसाइड होती हैं, जो आपका मुख्य समूह लगा हो उस मुख्य समूह के अगल बगल की पोजीशन होंगी आर्थो, आर्थो के जस्ट अगल बगल की पोजीशन मेटा, और मुख्य समूह के अपोजिट डायरेक्शन जो पैरों में होगा वो पैरा पोजीशन होगी। तो सामान्य नाम पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का नामकरण आर्थो, मेटा और पैरा के रूप में लिखते हैं। और अगर IUPAC पद्धति में गए तो आर्थो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्थो के लिए 1,2, मेटा के लिए 1,3 और पैरा के लिए 1,4 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुंच गए हेलो एल्कोहलों के निर्माण में। हम लोग कहाँ पहुंच गए, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों के निर्माण में सबसे पहला पॉइंट आता है हेलो एल्केनों के जल अपघटन से। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले चैप्टर में हेलो एल्केन, हेलो एरिन में पढ़ा था कि जब हेलो एल्केनों को क्षारीय हाइड्रोक्साइड यानी जलीय NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ उबालते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। भैया हम लोगों ने वहाँ रिएक्शन देखी थी कि अगर एल्किल हैलाइड को ले लें और एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करा दें एक्वस NaOH या KOH के साथ, KOH या NaOH के जलीय विलयन के साथ अगर रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, KX निकल जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, हेलो एल्केन में, जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की। वही रिएक्शन देखिए यहाँ फिर से आ गई हमारी। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, अगर आप NaOH या KOH का विलयन जो ले रहे हैं, अगर ये जलीय विलयन है तब तो एल्किल हैलाइड देगा एल्कोहल, लेकिन अगर गलती से NaOH या KOH का विलयन ले लिया एल्कोहलिक, अगर NaOH या KOH का विलयन कैसा ले लिया, एल्कोहलिक ले लिया, तो एल्कोहलिक विलयन होने पर कंडीशन चेंज हो जाएगी और जो आपका मेन प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा था उसके स्थान पर बन जाएगा क्या, एल्कीन। तो ध्यान रखना है हमें क्या कि अगर एल्कोहल बनाना है तो NaOH या KOH का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, एक्वस होगा, जलीय होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CH2Br, इसको मैंने KOH के साथ रिएक्ट करा दिया और KOH का विलयन कैसा है, जलीय है। कैसा है, जलीय है। भैया सीधी सी बात है, कबर खोद दीजिए। अब मैं कबर खोदने की बात क्यों कर रहा, मैं कबर खोदने की बात भैया इसलिए कर रहा क्योंकि जिसकी फॉर्मेशन होती है उसके बाद इंसान की कबर ही खुदती है। CH3CH2OH ये बन गया। अब CH3CH2OH ये जब बनेगा, अगर इसको अंदर लिया जाएगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी और क्या खुदेगी, कबर खुद जाएगी भैया। इसीलिए कहता हूं कि ये बहुत हानिकारक है क्या, एथिल एल्कोहल, इससे बचिए। तो अगर आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये पहला तरीका हुआ कि अगर हेलो एल्केन की क्रिया या एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, पहला तरीका हुआ।
इसके बाद इसी में एक आपको नोट पॉइंट मिलेगा। नोट पॉइंट क्या मिलेगा कि अगर हम नम सिल्वर ऑक्साइड को ले लें, किसको ले लें? नम सिल्वर ऑक्साइड को ले लें। नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? अगर हम नम सिल्वर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो भैया नम सिल्वर ऑक्साइड क्या है? सिल्वर ऑक्साइड हो गया Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड क्या हो गया? Ag2O। Ag2O की क्रिया कराएंगे अगर वाटर के साथ, जल के साथ, तो बनेगा क्या? AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? नम सिल्वर ऑक्साइड। अगर नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा देंगे तो एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए RX को रिएक्ट करवा दीजिए AgOH के साथ, और रिएक्ट करवाओगे AgX निकल जाएगा और एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्या? एल्कोहल। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ कराएंगे तो एल्कोहल का निर्माण होगा। फिर हमने उसी में पढ़ा कि अगर नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तब भी एल्कोहल का निर्माण होगा। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको एथिल एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल बनाना है। तो आपने R की जगह ले लिया क्या? C2H5। X की जगह आपने कोई हैलोजन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई ले लिया, मैंने ले लिया एथिल ब्रोमाइड। रिएक्ट करवाया मैंने AgOH के साथ, होगा क्या? AgBr निकल जाएगा और C2H5OH ग्रुप ये कंप्लीट हो गया, बन गया एथेनॉल, और ये क्या निकल गया? AgBr। तो आपसे कोई भी कंपाउंड पूछा, कोई भी एल्कोहल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? एल्किल ग्रुप की जगह चेंज कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक पॉइंट आता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड द्वितीयक एल्कोहल और एल्कीन का मिश्रण देते हैं, और जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो तृतीयक एल्कोहल नहीं देते बल्कि निर्जलीकृत होकर के हमें क्या दे देते हैं? निर्जलीकृत होकर हमें देते हैं क्या? एल्कीन। क्या दे देते हैं? एल्कीन दे देते हैं। भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है हमें। एक क्या मिला कि अगर हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड को ले रहे हैं RX को, तो हमें कोई समस्या नहीं, हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को ले लें, द्वितीयक एल्किल हैलाइड को ले लें, ये भी हमें क्या दे देगा? ये हमें द्वितीयक एल्कोहल दे देगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम तृतीयक एल्किल हैलाइड को ले लें, किसको ले लें? तृतीयक एल्किल हैलाइड को ले लें, और इसको भी जैसे इनकी क्रिया जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ करा रहे थे वैसे ही इसको भी रिएक्ट करवा दें। इसको भी अगर रिएक्ट करवा दें किसके साथ? NaOH या KOH के साथ, और हम सोचें कि कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए, हम सोचें कि कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए, हमें तृतीयक एल्कोहल मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, जो हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ये हमें एल्कोहल नहीं देगा बल्कि एल्कोहल के स्थान पर क्या दे देगा? एल्कीन दे देगा। तो याद रखने वाली बात है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड NaOH या KOH के साथ क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। लेकिन तृतीयक एल्किल हैलाइड हमें एल्कोहल ना दे करके क्या दे देते हैं? हमें एल्कीन देते हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार और क्यों। हम लोग रीजन भी देखेंगे कि तृतीयक एल्किल हैलाइड क्यों हमें तृतीयक एल्कोहल नहीं देखते हैं। तो इसको जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल RJ केमिस्ट्री कैंपस।